डायरेक्ट उनके बेडरूम तक के वीडियोस बाहर निकल गए हैं। इम्तियाज जलील बाहर बैठ के अगर पता चल सकता है इम्तियाज जलील को, तो वहां पर बैठ के आप गांधी जी के बंदर बनकर क्यों बैठे हुए थे कि आपने आंख पे पट्टी बांध लिए थे, आपके अधिकारियों ने कुछ सुना नहीं था, कुछ देखा नहीं था करके, कि लाडली बहनों का लाड़ जो है वो इलेक्शन तक रहेगा करके। लेकिन अब महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है तो लाडली बहनों का और थोड़ा सा लाड़ करना पड़ेगा। ऐसी गुंडागर्दी की साहब फौज फाटा लेके जाओ, पुलिस को भी कोई काम नहीं रहा है इसके। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, इनकी फौज फाटा 50-50 बुलडोजर, जिसके रील भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं करके। तो ये सरकारी गुंडागर्दी से कहते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर गरीबों को कर रहे हैं तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। अरे खासदार तो इतना पावरफुल है कि सुबह है तो शराब की दुकान का एप्लीकेशन देता है और हरकत में आ जाती है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। आपको इस तरह से तोड़फोड़ करके है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी। लोग रात में सो नहीं रहे हैं साहब, लोगों की नींद हराम हो चुकी है कि साहब कब बुलडोजर आ जाएगा करके। इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? क़यामत आने वाली है, खत्म होने वाले हैं आप पूरे के पूरे। हमारे आदरणीय पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब के बहुत सारे प्रकरण बाहर आए हैं। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कभी खुलासा आता है और आखिर में इस हद तक बात चली गई कि डायरेक्ट उनके बेडरूम तक के वीडियोस बाहर निकल गए हैं, जिसके अंदर बैग में नोट दिख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नोट नहीं है, वो कपड़े थे करके। तो खैर जनता तो वैसे भी बेवकूफ़ होती ही है, नेता बेवकूफ़ समझते ही है। उनके MIDC के लैंड के ताल्लुक से उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर ये कहा था कि मैंने वो जो लैंड लिया पैसे भरने में देरी हो गई थी तो मैंने 78 लाख रुपये फाइन भरा हूँ, डिलेड पेमेंट मैंने 78 लाख रुपये भरा हूँ। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा तो मंत्री दोस्त है उदय सामंत, कोई मंत्री ने कभी है तो लेट पेमेंट दिया है, पेनल्टी दिया है, मैंने दिया है 78 लाख रुपये मैंने भरा है करके। लेकिन उन्हें बोलते हुए आधा सच बोले, आधा सच मैं आपको बताता हूँ। ये लैंड जो है 2022 के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन किया था। 2022 के बाद 22 गया, 23 गया, 24 गया। नियम ये कहता है कि 1 महीने के अंदर इतना पेमेंट हो जाना चाहिए। किसी वजह रही तो MIDC जो है उसको एक्सटेंड करके डेट देती है। तो ये महाशय 2022 में एप्लीकेशन किए और पैसा भरे 2025 जनवरी को, यानी कि पूरे 3 साल के बाद इन्होंने पैसा भरे। MIDC से मेरा एक सवाल है, ऐसा कोई एक उदाहरण बताइएगा कि जिसने तो MIDC के लिए लैंड के लिए अप्लाई किया, MIDC ने कहा कि उसको इतना पैसा इतने पीरियड के अंदर भरना है और वो भरा नहीं, तो आपने क्या 3 साल उसका इंतज़ार किए? ऐसा कोई एक उदाहरण बताना। संजय सिरसाट साहब को जो ये ज़मीन दी गई थी, ये ऊपर का अगर शब्द के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये है प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट। ये प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट उन लोगों को दी जाती है जो बड़ा उद्योग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा रोज़गार मिलने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट दिया जाता है। और उनको ये जनवरी 2025 के अंदर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया और उन्होंने बताया था कि हम अल्कोहल बेस्ड कुछ बनाने वाले हैं करके। अल्कोहल जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि शराब के लिए लगने वाला जो भी सामान है वो बनाने वाले थे करके। ये एप्लीकेशन मिलते ही उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन मूव किया कि बोले कि नहीं अब मैं तो ये फैक्ट्री नहीं चालू करने वाला, मेरे को गोडाउन स्टार्ट करने का है उसी जगह के ऊपर। उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन दिया, दूसरा प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल दूसरा उनका अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर गए हैं। अब जहाँ तक उनका ये स्टेटमेंट था कि कोई मिनिस्टर का दोस्त होने के बावजूद भी 78 लाख रुपये फाइन कोई भर सकता है क्या, इन्होंने भरे हैं करके बड़े गर्व से कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि मेरे लड़के ने एक एप्लीकेशन मूव कर दिया था कि वो पैसे हमको वापस दो 78 लाख रुपये के। ये 78 लाख रुपये, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये MIDC का जो नोट है वो नोट के अंदर उन्होंने पूरा बताया है कि 2022 के अंदर कितने दिनों में इनको पैसा भरना था, इन्होंने भरा नहीं। लेकिन मंत्री जी के दोस्त है तो 3 साल तक है तो उन्होंने ये लैंड किसी और को अलॉट नहीं करे, मंत्री जी के इंतज़ार में थे कि भाई साहब वो जब पैसा भरेंगे तब हम देंगे। इन्होंने लेट फीस भरे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 78 लाख नहीं 77 लाख 2,165 रुपया इन्होंने तो लेट फीस भरे हैं। लेकिन इनके लड़के ने एप्लीकेशन दे दिया
कि मेरे पापा बीमार थे, तो इस वजह से हम पैसे नहीं भर सके, ऐसी दिए उन्होंने, कि हम पैसे नहीं भर सके थे, तो ये पैसा हमने लेट फीस भर दिया है, लेकिन ये पैसा हमको वापस करो करके ये एप्लीकेशन उन्होंने मूव किए थे। ये एप्लीकेशन की मेरे पास ये कॉपी है, जो उन्होंने कैमियो डिस्टिलरीज के डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने ये डाले थे, और इसके अंदर उन्होंने बताया थे कि साहब ये पैसा हमको वापस मिल जाना चाहिए। MIDC ने अपनी नोट के अंदर ये बताया है कि उनके पास से हमको एक एप्लीकेशन मिला है कि ये पैसा जो हमने लेट फीस भरे हैं, ये पैसा हमको वापस करो। अब हमने ये फाइल जो है वो हेड ऑफिस के अंदर भेज दी है। इसके ऊपर क्या निकाल आया है, वो पैसा उनको वापस मिला है, नहीं मिला है, रूल के हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब जो है वह MIDC ने देना या मंत्री साहब ने खुद ने देना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही है कि मैंने 51 लाख रुपये स्टेटस चेंज जो है उसके लिए भी पैसे भरा है करके। MIDC के कानून के हिसाब से, MIDC के रूल के हिसाब से, अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है तो किसी को लैंड अलॉट होता है, तो वो लैंड कम से कम 5 साल जो है उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है। आप जिस मकसद के लिए लेते हैं वही मकसद के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव किया और उन्होंने कहा कि अब हमको वो फैक्ट्री वैक्ट्री डालने का नहीं, हमको एक गोडाउन बनाने का है करके। तो अब गोडाउन के अंदर अगर कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने का प्रोजेक्ट है। पहले का जो प्रोजेक्ट था अल्कोहल का वो 106 करोड़ रुपये का था। अब गोडाउन बना रहे हैं तो कितने का प्रोजेक्ट रहेगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, और क्या नियम के हिसाब से ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते है। MIDC का रूल कहता है, और वो रूल बुक भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा किया जाना चाहिए करके। MIDC के कायदे कानून क्या कहते हैं करके इसमें। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा MIDC ने इंस्पिरा नाम की कंपनी को ज़मीन दी। उन्होंने 70 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ज़मीन ली, SEZ बनाना है करके। इतने हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, हम इतना 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमको 100 हेक्टर ज़मीन चाहिए। MIDC से मैनेज करके ले लिए। जैसे ही लिए उन्होंने SEZ को कैंसिल कर दिए, और उन्होंने MIDC को पत्र लिखा कि अब ये ज़मीन हमको तो मिल गई है, अब ये ज़मीन को हम बेचेंगे हमारे हिसाब से करके। MIDC ने भी उनको है तो कपड़ों वाला बैग दे के पूरी तरीके से उनको इजाज़त दे दी कि अब तुम बेचो। अब जो लैंड उन्होंने SEZ के ऊपर चने फुटाने के भाव में खरीदे थे 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अब ये इंस्पिरा कंपनी कितने में बेच रही है, 900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि अगर आपका SEZ कैंसिल हुआ था तो कानून ये कहता है कि वो वापस इमीडिएट है तो MIDC ने लेना चाहिए था। इंस्पिरा के अग्रवाल साहब को बोलना चाहिए था कि अग्रवाल साहब आप तो कोई दूसरा कुछ करता है तो हमको नया तरीके से एप्लीकेशन दो, हम आपको उस हिसाब से लैंड अलॉट करेंगे। लेकिन उस वक्त के मंत्री, डायरेक्टर, चेयरमैन सब मिले हुए थे। तो अब ये धड़ाधड़ ओपन पूरे फ्रंट पेज के ऊपर जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनके 2 दिन पहले ही मैंने देखा हूँ फ्रंट पेज के ऊपर पूरा फुल पेज ऐड दे रहे हैं कि आओ हमारे पास से MIDC की ज़मीन खरीदो करके। और MIDC भी खामोश बैठा हुआ है क्योंकि उनको कपड़ों वाला बैग उनके पास चले जा रहा है, मंत्री से लेकर नीचे सबके पास था। तो ये जो धंधे है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे MIDC के अधिकारी भी अंदर जाएंगे। मंत्री जी का क्या होगा पता नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे करेंगे या नहीं करेंगे हमें पता नहीं ही है। तो ये मामला भी उतना ही गंभीर है जितना गंभीर हिट्स का मामला था, जितना गंभीर वर्ग 2 की ज़मीन का मामला था, MIDC की लैंड का मामला है। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू हुई है। अब आपको देखना है इनकम टैक्स के अधिकारी जो लैंड है उसके ऊपर जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आती है। देखो मुख्यमंत्री साहब टेंडर घोटाला जो है ये मेरे पास ये पूरे फाइल है। ये टेंडर घोटाला जो है ये 2013 से लगातार जारी है, और इसमें 3 बड़े बड़े कंपनीज इसमें शामिल है। एक कंपनी है ब्रिस्क स्मार्ट। पहले ब्रिस्क इस वजह से नाम था पहले ये कंपनी का, अब उसको स्मार्ट कर दिया गया है क्योंकि ब्रिस्क के ऊपर कुछ ED की इंक्वायरी हुई थी और इसमें हसन मुशर्रफ साहब का इन्वॉल्वमेंट है करके ये बताया जाता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इसके अंदर ये नहीं है। क्रिस्टल जो है वो हमारे BJP के एक MLA है,
फडणवीस साहब के करीब है, उनकी कंपनी है, उनके परिवार का नाम है कि वही लोग चलाते हैं। और बीवीजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप को बड़े आदर्शवादी बताते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से कितने लोगों को रोजगार देते हैं करके। 2013 के अंदर समाज कल्याण विभाग टेंडर निकालता है कि उनके जितने भी हॉस्टल्स, ऑफिसेज, गेस्ट हाउस, ये वो जो है, इसके अंदर सिक्योरिटी का काम ले लीजिएगा, उसके अंदर खाना बनाने का काम ले लीजिएगा, उसमें गार्डनर चाहिए, उसमें कुक चाहिए, ये सब के लिए टेंडर निकाले। 2 कंपनीज ने ये टेंडर लिए थे। ये 2 कंपनीज ने फिर उसको सब टेंडर करके एक तीसरी कंपनी को भी, जो उतनी ही बड़ी पावरफुल थी, उसको भी ले लिया। 2017 में तीसरी कंपनी ने बोली कि अब मैं टेंडर निकलने वाला है, हम भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने बोले आपस में लड़के क्या मतलब है, अपन तीनों ही मिलकर आपस में बांट लेंगे काम और तीनों ही अपना धंधा चलाएंगे करके। तो 2017 के अंदर सिर्फ उसके अंदर एक सिक्योरिटी के लिए तो एक टेंडर निकाला गया, यानी कि 2013 से 2024 तक वही ठेकेदार है तो काम कर रहे हैं। टेंडर निकाला गया था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 2013, 14, 15, 16 3 साल के लिए निकला था। काम बहुत अच्छा कर रहे थे तो 1 साल है तो अधिकारी उसको एक्सटेंशन दे सकते थे, लेकिन 10 साल दे दिए हैं, जिसमें से 5 साल जो है वो एकनाथ शिंदे साहब इसकी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, 2.5 साल के करीब वो मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। अब उनके जो चाहने वाले मंत्री है संजय सिरसाट साहब के पास गए हैं, तो 2024 के अंदर इन्होंने टेंडर निकाला इसी का, पूरा वही काम का। और उस टेंडर के अंदर उन्होंने ये नहीं दिया कि ये टेंडर 1000 करोड़ रुपये का है, 500 का है या 2000 करोड़ रुपये का है करके। कल जब अंजलि दमानिया मैडम ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 1500, मैं डॉक्यूमेंट के साथ ये एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, ये तकरीबन 2000 करोड़ रुपये का टेंडर है। इसमें मांगा क्या गया है कि सिर्फ है तो टेंडर भरने वालों ने ये बोल देना कि तुम सर्विस चार्ज कितना लेंगे। अब नियम के हिसाब से जो सरकार का सर्कुलर है, GR है कि 3.5% से लेकर 7% तक ही आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। इसमें इत्तेफाक हो सकता है कि ये तीनों कंपनी ने कितना भरा सर्विस चार्ज, तो 19.5%, 19.5% है तो इन्होंने सर्विस चार्ज भरा करके। इस तरीके से टेंडर बनाया गया कि सिर्फ यही 3 लोग क्वालिफाई हो सके। वैसे 10 लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन 7 को निकाल दिया कि बोला 300 करोड़ रुपए का तुम्हारा टर्नओवर ही नहीं है, इन तीनों का है। इसके अंदर 35 जिलों के अंदर काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी का भी नहीं हो सकता, ये तीनों का है तो ये तीनों को मिल गया करके। फिर दूसरा, और भी ऐसे ऐसे कंडीशन डाले गए जिसके अंदर ये सिर्फ ये 3 लोग ही क्वालिफाई हो सकते हैं, तो इनको क्वालिफाई कर दिया गया है, बाकी को बोला गया। अब इसके अलावा ये तीनों का एक्सपीरियंस काय का है, तो साहब सिक्योरिटी देने का है, वॉचमैन का देने का है, उनको झाड़ू मारने वाला देने का है, क्लीनर का देने। इनको तीनों के पास है तो खाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इन्होंने कभी है तो 100, 200, 500 लोगों को खाने का दिए। तो इन्होंने अलग से एक 1700 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला कि समाज कल्याण विभाग के जितने भी हॉस्टल्स है वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाने का टेंडर। फिर से क्या हुआ कि तीनों का सेटिंग तो हुई भी है, बाहर की एजेंसी कहाँ लेके आते हैं, तो ये तीनों ने अप्लाई कर दिया उसमें खाने के टेंडर के अंदर भी। अब टेंडर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक साहब ने क्या करे कि कोई एक किराना की दुकान के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिए, उसमें टेंडर तो लिखा हुआ है। तो डिमांड क्या है? जो आप पूरा सुन लेंगे तो फिर डिमांड भी दे देता हूँ, समझ में अगर आ गया होगा तो बंद कर देता हूँ, आ गया होगा तो मैं आराम से। तो तीनों ने है तो फिर वो 1700 करोड़ रुपये का टेंडर भर डाले और खाने का टेंडर भी उनको ही दे दिया गया। अब जो छोटे छोटे लोग जो जिला स्तर के ऊपर जो ये टेंडर लेते थे उनको वो टेंडर नहीं मिला, ये तीनों को मिल गया है। काम वैसे ही पुराने रेट के हिसाब से चालू है। हमारा ये कहना है कि ये टेंडर को गवर्नमेंट ने इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो अधिकारियों ने ये टेंडर प्रोसेस के अंदर भाग लिया है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और 2000 करोड़ रुपये जो समाज कल्याण विभाग के गोर गरीब बच्चों को खाना पहुंचाने का है, उनको अच्छी फैसिलिटीज देने का जो मामला है उसको ना देते हुए ठेकेदार घर बैठे कैसा पैसा कमा रहे हैं, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी करने की जरूरत है। आमदार प्रशांत बम ने जो आरोप लगाए हैं आयुक्त पर अतिक्रमण को लेकर, देखिए मैं कुछ बातों से तो सहमत हूँ। प्रशांत बम ने ये मुद्दा भी उठाना चाहिए था कि महानगर पालिका के अंदर जो हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, हजारों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी पूरी एजेंसी किसके पास है?
तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के यहाँ के शहर अध्यक्ष जो क्या नाम है राजपूत, राजपूत साहब के पास महाराणा एजेंसी जो है विश्वनाथ राजपूत साहब के पास है। ये साहब को महानगर पालिका एक कर्मचारी के लिए समझ लीजिएगा 20,000 रुपये देती है, तो महाराणा साहब जो है वो कर्मचारी को 8,000 9,000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये खुद अपने जेब में डालते हैं क्या? तो नहीं डालते हैं। ये पैसा जाता है महानगर पालिका के अधिकारियों से लेके क्लर्क तक, सबके पैकेट ऑफ फिक्स है। और कुछ नेताओं के पास भी जाता है, उसमें से वो नेता भी उसमें शामिल है जो वहाँ पर आमदार बनकर बैठे हैं, इसीलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। उन्हें ये ठेकेदार ने पहुँचाया नहीं है, वो गरीब कर्मचारियों ने वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया है। तो कुछ बातें जो है वो प्रशांत बम ने जो उठाए हैं वो बहुत गंभीर है। इसमें सबसे बड़ी मेरी नाराज़गी जो जी श्रीकांत से है वो इस बात को लेकर है कि मैंने बार बार पत्र लिखा था कि ये गरीब कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इनको इंसाफ दिलाइएगा करके। अब आखिर में उनको नोटिस इशू की गई, उनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही है। दरअसल आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब महाराणा प्रताप को सेटराइट किया जा रहा है। दरअसल एक बहुत बड़े नेता के करीब का एक आदमी है, उसको ये नया ठेका देना है। तो महाराणा का कैंसिल करो, ऐसा बता के कि ये सब है तो धंधे है तो गलत कर रहा है करके। इम्तियाज़ जलील बाहर बैठ के अगर पता चल सकता है इम्तियाज़ जलील को, तो वहाँ पर बैठ के हर महीना 6-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले, महाराणा के 8-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले वहाँ के अकाउंट्स ऑफिसर को क्यों नहीं पता चल रहा? वहाँ के छेटे मैडम को क्यों नहीं पता चल रहा जो उसकी इंचार्ज है? वहाँ के कमिश्नर को क्यों नहीं पता चल रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं इनका भी इसके अंदर साटा लोटा था। तो इस वजह से है तो ये कर्मचारियों को नाइंसाफ़ी हो रही है, तो होने दो, उसके अंदर अपनी पैकेट अपने को मिल रही है, बस ये काफ़ी है। अतिक्रमण को लेकर गंभीर आरोप जो शहर में चल रही थी। देखिए, मैंने पहले ही आपको ये बता चुका था कि भाई बरसात में कोई अतिक्रमण नहीं होता है, ये कानून है करके। लेकिन इसके बावजूद भी जिस धड़ल्ले से तोड़फोड़ की जा रही है, मेरा एक सवाल महानगर पालिका से ये है कि आपने तोड़ दिए हैं, अब कुछ ऐसे तोड़फोड़ हुई है जिसको 1 महीने के करीब हो गया है, आपने रोड का काम शुरू किए क्या? आप 1 महीने के बाद शुरू करने वाले हैं क्या? आपको नहीं पता है, क्योंकि आपकी जेब कंगाल है, आपके जेब में पैसे ही नहीं है। तो अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो ये लोगों को आप इतने सालों से जो वहाँ पर अपना घर कारोबार चला रहे थे, आप कह रहे हैं कि साहब बगैर परमिशन के बने हैं, तो आप गांधी जी के बंदर बनकर क्यों बैठे हुए थे कि आपने आँख पे पट्टी बांध लिए थे, आपके अधिकारियों ने कुछ सुना नहीं था, कुछ देखा नहीं था करके? इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनने कैसा दिया आपने? यानी कि बनते वक्त आपका अधिकारी, आपका इंस्पेक्टर जा रहा है, वहाँ से पैसा ले रहा है, वहाँ का छोटा मोटा नेता बोल रहा है कि तू बना, मैं देखता हूँ तेरे को, ना इतने पैसे दे दे, आधा तू रख ले, आधा मैं महानगर पालिका को दे देता हूँ। तो ये धंधे चल रहे थे। अब अचानक आपको हजारों की संख्या के अंदर है तो सब इलीगल, परमिशन नहीं है करके, तो आप क्यों सो रहे थे इतने साल तक? आपने क्यों बनने दिया है करके? और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अब आप जा रहे हैं नितिन गडकरी साहब के पास कटोरा लेकर कि साहब हमको रोड बनाने के लिए पैसे, तो हमने पूरा रोड के लिए तो खरा तोड़ डाले, कारोबार तोड़ डाले। अब आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कब देने वाले, कितने देने वाले, किसी को कोई नहीं पता। फिर पैसा आने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस होगी, बड़ा टेंडर निकलेगा तो तकरीबन नहीं भी बोले तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। यानी कि आप बरसात का महीना जून से लेकर सितंबर, आप तोड़फोड़ कब कर रहे हैं? जुलाई के अंदर कर रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अगर और 2-3 महीने अगर आप रुक गए होते और उसके बाद लोगों को कह दिए होते कि हम अक्टूबर में किसी का नहीं सुनने वाले हैं, हमारे पास रोड के पैसे हैं, हमने टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके रखा है, जिस दिन तुम्हारा घर टूटेगा तो उसके 8 दिन के अंदर है तो हम अपने रोड का काम शुरू कर डालेंगे करके, तो लोग भी आपका साथ कोऑपरेट करे होते उसमें। लेकिन ऐसी गुंडागर्दी कि साहब फौज फाटा लेके जाओ, पुलिस को भी कोई काम नहीं रहा है उसके, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, इनकी फौज फाटा 50-50 बुलडोजर, उसके रील भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं करके। तो ये सरकारी गुंडागर्दी से कहते हैं। इसके पीछे एक बात भी समझ जाए साहब, वृद्धों को लेकर कलेक्शन करने के काम चल रहे हैं, नासिक, मुंबई, नवी मुंबई, वनडे, इस तरह
सब सर देखिए ये बिल्कुल सही है बात। खर्चा निकालने का ऐसा प्रावधान नहीं, इलेक्शन का नहीं है, लाडली बहनों का कब तक लाड़ करने का है करके हमको समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन खत्म हो गया है, हमने पहले भी कहा था कि लाडली बहनों का लाड़ जो है वो इलेक्शन तक रहेगा करके, लेकिन अब महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है तो लाडली बहनों का और थोड़ा सा लाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे लाए कहाँ पे, कहाँ से लेकर आए पैसे? जो पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था वो मंत्रियां बैग में भर कर है तो सिगरेट फूकते बैठे हुए हैं। तो वो पैसा जो है जो जनता के बीच में जाना चाहिए वो जनता के बीच में जा ही नहीं रहा है। तो अब कैसा जमा किया जाए? तो चलो दादागिरी करके है तो तोड़ फोड़ करके गुंठेवारी के हिसाब से जमा करेंगे, टैक्स के नाम से जमा करेंगे करके। भाई इसको आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं थी। आपको इस तरह से तोड़फोड़ करके है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की जरूरत नहीं थी। आप हर वार्ड के अंदर जाना था, गुट्टेवारी के अंदर लोगों को ऑफर करना था, पैसे लेना था, काम जारी रखना था। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हमारे पास भी आई है और मैं ज़ाती तौर के ऊपर हर एक एरिया के कहाँ पे किस किस को छोड़ा गया है करके इसकी पूरी डिटेल्स हम जमा कर रहे हैं। और यकीनन हम भी जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, वाहुल साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये क्यों, तो जवाब उनसे भी तलब किया जाएगा करके। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हमारा ये कहना है कि अगर गरीबों पर कर रहे हैं तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। फिर ये मत देखिएगा कि कौन कितना बड़ा धन्ना सेठ है करके। सरकारी प्रॉपर्टी है वो बाकी सरकार ठीक है ना, सरकारी प्रॉपर्टीज के लिए उनका खुद का अपना डिपार्टमेंट होता है। रोड जब टूटेगी अमीरों की, गरीबों की, सबकी मिलेगी तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी अंदर जाना ही पड़ेगा, उनकी दीवार भी तोड़नी पड़ेगी। और वो सब तोड़ने के बाद मतलब फिर अगर कोई बच जाता है तो हम यकीनन नज़र रखेंगे। आपके ज़रिए भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई आता है कि साहब ये लाइन तक खींचा गया है लेकिन ये प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है करके, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर उनको बताने के लिए तैयार है। तो बार बार उनसे पूछा जाए हाईकोर्ट का एक्चुअल ऑर्डर क्या है। कोई वकील का ये मानना है, किसी वकील का, कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो एक व्यक्तिगत ऑर्डर है, उसको मनपा आड़ बनाकर पूरी कार्रवाई कर। मैं तो महानगर पालिका से ये ऑर्डर भी पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से हाईकोर्ट ने आपको वो ऑर्डर दिया था कि इतने सारे इलीगल घर बनाने दो करके। इतने साल तक आप जो इतने सारे इलीगल कामों को चलने दिए तो वो कौन से हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से किए थे आपने? और अगर हाईकोर्ट का है तो फिर हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी तो वो ऑर्डर्स है जिसके अंदर साफ कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है, मेरे पास अभी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण, कोई तोड़फोड़, कोई बुलडोजर जो है वो बरसात के मौसम में नहीं करनी चाहिए। 2016 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है। मेरा ये कहना है आपको शहर बढ़ाना है, आपको शहर के अंदर विकास करना है, आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूँ होना है करके, लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इसका हमें विरोध है। हरसूल का उदाहरण ले लीजिएगा, पिछले साल है तो पूरे हरसूल को है तो तोड़ के है तो 100 फीट का कर दिया गया, 100 मीटर का कर दिया गया। लोगों ने है तो उसके बाद है तो अपना छोटा घर बना लिए, जितना बचा था उसके अंदर अपने दुकान शुरू कर डाले। फिर एक दिन अचानक है तो 8 दिन पहले तो एक रिक्शे के अंदर माइक लेके घूम रहे कि अब हम आ रहे हैं, हमको और 100 चाहिए करके। आपने का मजाक लोग बना के रखे हुए हैं क्या? आप कभी भी जाएंगे कुछ भी बोलेंगे कि हमको इतना है करके। आपने पेपर के अंदर ऐड देना चाहिए था कि साहब बाईजीपुरा के अंदर ये गली के अंदर इतने फीट का रोड रहेगा, इतने मीटर का रहेगा, हरसूल के अंदर इतने मीटर का रहेगा, जालना रोड इतने मीटर का रहेगा। किसको कुछ नहीं पता। आप जा रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से है तो कोई तो भी जाता स्प्रे मारता है, ये 16 फीट, वो 14 फीट, ये 5 फीट, ये 6 फीट करके। तो आप कम से कम एक प्रोसीजर के जरिए, और इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? ये क़यामत आने वाली है, ख़त्म होने वाले हैं आप पूरे के पूरे। क्या वजह है कि आप इतने सालों से ये सब चीज़ों को देख रहे थे अपनी आंखों से और अचानक अंदर आपके अंदर कौन सा कीड़ा आ गया है कि नहीं साहब अब तो पूरा शहर को गिरा के फेंक डालने का है हमारे को करके। और अगर इम्तियाज जलील बोल रहा है तो इतने सारे ये जो आमदार बैठे हुए हैं इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए करके? आपने कम से कम है तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई हर गरीब आदमी, गरीब क्या मिडिल क्लास आदमी भी रहो, अमीर भी रहो, हर एक को इससे तकलीफ हो रही है। आपने सितंबर के बाद है तो अक्टूबर के अंदर अब आपके पास पैसे ही नहीं है। अब आप देख लीजिएगा उसमें
अब आप रोड शुरू करवाइएगा, जो रोड तोड़े हैं आप शुरू करवाइएगा, अपना घर बेचिएगा, अपने ऑफिस से क्या क्या बेच सकते हैं बेचिएगा, लेकिन काम शुरू करवाइए, क्योंकि आपने लोगों को रोड पे लाने का काम किए हुए। इसमें लोक प्रतिनिधि भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ- मनपा की तरफ कोई जो है अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना। तो मेरा यही कहना है साहब, हम तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं। हाँ? हम यहाँ के आमदारों से पूछना चाह रहे हैं, हम खासदारों से पूछना चाह रहे हैं। अरे खासदार तो इतना पावरफुल है कि सुबह है तो शराब की दुकान का एप्लीकेशन देता है और हरकत में आ जाती है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। इतना पावरफुल खासदार रहने के बावजूद भी वो एक मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? तो मेरा ये है कि लोक प्रतिनिधियों ने भी है तो इसके ताल्लुक से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका जो तरीका है काम करने का हम उसके ऊपर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट प्लान के अंदर आया है तो डेवलपमेंट प्लान क्या है, कौन से इलाके की कौन सी रोड, शाह बाजार से चंपा चौक जाएंगे, हम रोशन गेट से आने वाले हैं। लोग रात में सो नहीं रहे हैं साहब, लोगों की नींद हराम हो चुकी है कि साहब कब बुलडोजर आ जाएगा करके। तो मकान वाले जो प्रोसीजर अपना रहे, इन्होंने पहले नहीं अपनाया, ये कल से पेपर चेक करने का काम कर रहे हैं, इन्होंने पहले से जो थोड़े तो एग्जैक्टली हमारा यही कहना है कि आपने जिस प्रोसीजर के जरिए 70% इलाकों के अंदर जाके आपने तोड़फोड़ कर डाले, अचानक अब आपको क्या हो गया है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पेपर जाके चेक करने का है। तो ये रवैया क्यों बदला है आपका, ये भी है तो कमिश्नर साहब ने हमको बताना चाहिए। अभी हसूल से मैं वहाँ पर मस्जिद है, दो मस्जिदें हैं, एक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पर खुला है बुद्धगया। वहाँ के लोगों का ये मानना है जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और कई दलित समाज के लोगों ने तो आत्मदान की भी जिंदगी दी है। तो आपको नहीं लगता कि शहर का वातावरण कहीं ना कहीं खराब हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, अगर डेवलपमेंट प्लान के अंदर कोई धार्मिक स्थल आता है, हाँ, तो कायदे कानून उसके लिए भी बड़े क्लियर स्पेसिफिक दिए गए इसमें। हम भी नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू आए करके उसमें। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस किसी का भी धर्म का अगर कोई धार्मिक स्थल अगर आ रहा है, उस एरिए के, उस मस्जिद के हो, मंदिर के हो, जिम्मेदारों ने बैठना चाहिए और उसके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है करके ये सोचने की ज़रूरत है।